कल हम लोगों ने लामीस थ्योरम पढ़ा था, जहाँ पे 3-4 सिस्टम की बात की गई थी फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वेरिग्नस थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में यूज करेंगे जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो वहाँ पे ये थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इसको हम लोग वहाँ अप्लाई करेंगे। इसके डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या है वेरिग्नस थ्योरम की। आपके लिए पहले से ही लिख रखा है जिससे वीडियो बड़ा ना हो। तो वेरिग्नस थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो सभी फोर्सेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मिल के जितना मोमेंट देंगे, यानी सभी फोर्सेस मिल के जितना मोमेंट देंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, उतना ही मोमेंट उसका उन फोर्सेस का रिजल्टेंट देगा अकेले। यानी सभी फोर्सेस मिलके जितना मोमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट देंगे, उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उतना ही मोमेंट देगा उस पॉइंट के अबाउट। डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ moments due to all forces acting on an object about any point is equal to the moment of their resultant about the same point। यानी अगर हम 2 फोर्सेस कंसीडर करें, ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं, एक ही प्लेन पे हैं, XY प्लेन है। एक फोर्स F1 ले लिया और दूसरा फोर्स F2 ले लिया, और हम ये इन दोनों फोर्सेस से इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिए और इस फोर्स के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे हों कि उनको हम किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सके, तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। किस डायगोनल से? जो उसी पॉइंट से पास होता हो। यानी अगर यहां पे हम इन फोर्सेस F1 और F2 के रिजल्टेंट की बात करें तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं वो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का F है, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो F है। तो ये F रिजल्टेंट इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो कि उसी पॉइंट से पास हो रहा है, जो कि उसी पॉइंट से पास हो रहा है जहां से फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रहे थे। तो देखते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या F1 और F2 जितना मोमेंट मिल के किसी पॉइंट के अबाउट दे रहे हैं, क्या उतना ही मोमेंट उसका रिजल्टेंट F दे रहा है उस पॉइंट के अबाउट। यही प्रूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉइंट A कंसीडर किया है, कंसीडर अ पॉइंट A। इसी को हम एज अ मोमेंट सेंटर यूज करेंगे, यानी सभी फोर्सेस का मोमेंट फाइंड करते हैं पॉइंट A के अबाउट। अब आपको पता है, मैं मोमेंट पे एक वीडियो बना चुका हूं कि जो मोमेंट होता है फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से मोमेंट सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंट मिलता है। यानी मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फोर्स F1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, D1। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस रिजल्टेंट पे, ये मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, D। और एक परपेंडिकुलर फोर्स F2 पे ड्रॉ करते हैं। वैसे ये देखने में परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, लेकिन ये आपका 90 डिग्री है। और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं D2 से।
हमने ये माना कि जो फोर्स हमारा F2 है ये θ2 एंगल पे एक्ट कर रहा है। दिस एंगल इज θ2, दिस एंगल इज थीटा। ध्यान देना एंगल जो हम ले रहे हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड फोर्स F1 इज मेकिंग एन एंगल θ1 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हमने ये माना कि हमारा फोर्स F2 हॉरिजॉन्टल से θ2 डिग्री पे है, F जो इनका रिजल्टेंट है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऐड कर रहा है, और फोर्स F1 इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से θ1 एंगल पे ऐड कर रहा है। अब अगर आप ज्योमेट्री से देखोगे, अगर ज्योमेट्री से देखेंगे तो यहां भी ये एंगल हमारा, ये एंगल हो जाएगा θ1 और ये एंगल D वर्टिकल एक्सिस से बनाएगा थीटा और D2 बनाएगा θ2। ज्योमेट्री से अगर आप देखेंगे तो जितना एंगल यहाँ पे फोर्सेस बना रहे हैं एक्स एक्सिस से, उतना ही एंगल ये आपका डिस्टेंस बना रहा है किससे, वाई एक्सिस से। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब मोमेंट लेना है। ये एंगल जो यहाँ पे लेट किया, ज्योमेट्री से ये एंगल यहाँ पे लिख लिया कि उतना ही एंगल बनेगा। अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो आप इस पर अप्लाई करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब हम पॉइंट ए को मोमेंट सेंटर कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडरिंग पॉइंट ए एज मोमेंट सेंटर, कंसीडरिंग पॉइंट ए एज मोमेंट सेंटर। पॉइंट ए को मोमेंट सेंटर मान के अब उसके अबाउट सभी फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं। तो पहले फोर्स F1 का मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 कितना हो जाएगा, फोर्स इज F1 और A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D1। तो ये मोमेंट आ जाएगा F1 इंटू D1। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं F1 इंटू ये जो D1 है, अगर हम इसको इस डिस्टेंस OA के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका OA एंड दिस पॉइंट जहां पे आपका D1 मेट कर रहा है F1 से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां पे जो D1 होगा ये कितना होगा, OA cos θ1, OA cos θ1। आपका जो OA है ये D1 से कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है। तो OA को अगर हम यहां पे ले जाएंगे तो ये किसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, OA cos θ1, जिसके साथ एंगल बनाता है उस पे क्या आता है, cos आता है। आप उससे समझ सकते हो, या फिर आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा, ट्राइंगल की आप प्रॉपर्टी लगा दोगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो हम इस D1 को क्या लिख सकते हैं, OA cos θ1, OA और एंगल कितना है θ1 फ्रॉम D1, तो इसको लिख सकते हैं OA cos θ1, OA cos θ1 किसको लिखा गया, D1 को। या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसमें से OA को हम बाहर निकाल लेंगे, OA को बाहर निकाल के हम लिख सकते हैं F1 cos θ1, F1 D1। मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट से लिखता हूं कि हो सकता है आपको ये दिखे ना पूरा। आप यहां से देखिए, मोमेंट F1 का ले रहे हैं, इसको लिखा F1 D1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं F1 और D1 को लिख सकते हैं OA cos θ1। अब इसमें से हम OA को बाहर निकले और हम इसको लिख सकते हैं OA F1 cos θ1, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख दिया। अब इसी तरह से हम फोर्स F2 का मोमेंट लेते हैं, क्यों, क्योंकि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट फाइंड कर रहे हैं सभी फोर्सेस का ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो नेक्स्ट फोर्स जो मैंने कंसीडर किया था वो F2, F1 और F2 टू फोर्सेस यहां पे लिया गया है। तो F2 का मोमेंट अब लेंगे A के अबाउट, तो ये कितना हो जाएगा F2 D2। अब देखिए D2 कितना एंगल बना रहा है, D2 आपका वर्टिकल से बना रहा है θ2, D2 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ2। तो इस OA को अगर हम D2 के लॉन्ग ले जाएंगे, D2 के लॉन्ग, तो हमारा ये हो जाएगा OA cos θ2, यानी D2 इक्वल टू हो जाएगा OA
कॉस थीटा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं F2 OA कॉस थीटा 2, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं OA इंटू F2 कॉस थीटा 2। इसको हम लिख सकते हैं OA को बाहर निकाल लिया, F2 के साथ फोर्स को लिख लिया, फोर्स को मैंने क्या किया एंगल के साथ लिखा F2 कॉस थीटा 2। अब हम इसमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस, तो ऑल फोर्सेस में हमारे कितने फोर्सेस थे? 2 फोर्सेस थे, F1 एंड F2। उनका मोमेंट निकाला पॉइंट A के अबाउट। अब क्या करेंगे, इनका एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए OA F1 cos थीटा 1, यहां पे OA F2 cos थीटा 2, दोनों में कॉमन क्या है OA। अंदर क्या बचा, यहां पे बचेगा F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2। या फिर हम लिख सकते हैं F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू, अब देखिए F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, ये क्या है, F1 का x कंपोनेंट क्या होगा F1 cos थीटा 1, F1 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1 बना रहा है। तो अगर हम F1 को रिजॉल्व करेंगे तो F1 का x कंपोनेंट आएगा F1 cos थीटा 1। इसी तरह से F2 को रिजॉल्व करेंगे तो इस F2 का x कंपोनेंट आ जाएगा F2 cos थीटा 2। F1 का x कंपोनेंट आया, F1 को अगर हम यहां से रिजॉल्व करते हैं तो ये यहां से यहां तक F1 cos थीटा 1 और ये आ गया F2 cos थीटा 2। अगर इन दोनों का हम सम देखेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, ये इक्वल टू होगा आपका F cos थीटा के। F1 cos थीटा 1 प्लस, देखिए F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, ये इक्वल टू होगा किसके, F cos थीटा के। क्यों? F आपका थीटा एंगल बना रहा है और F क्या है, रिजल्टेंट किसका, F1 और F2 का। तो प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट की अगर हम बात करें या रिजॉल्व फोर्सेस की बात करें तो वहां से हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो फोर्सेस का रिजल्टेंट F है, रिजल्टेंट F1 सॉरी फोर्स F1 और F2 का रिजल्टेंट अगर F है तो जितना x कंपोनेंट F1 और F2 मिलके देंगे वो इक्वल टू उनके रिजल्टेंट के x कंपोनेंट के बराबर हो। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं OA इंटू F cos थीटा, OA इंटू F cos थीटा, यानी F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा F cos थीटा। ये डिस्टेंस आपका होगा F cos थीटा, ये आपका होगा F1 cos थीटा 1 और ये F2 cos थीटा 2 और ये पूरा आपका होगा F cos थीटा। ठीक है, अब देखिए OA इंटू F cos थीटा, ठीक। अब F cos थीटा और जो OA आ रहा है जरा ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हम इस F का मोमेंट लेते हैं A के अबाउट तो हमें क्या मिलेगा, F का मोमेंट अगर हम A के अबाउट लेते हैं तो A के अबाउट आएगा F इंटू D, और D कितना है OA cos थीटा, D कितना है OA cos थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू F इंटू OA cos थीटा, या फिर लिख सकते हैं F1 D1 प्लस F2 D2 इक्वल टू F इंटू OA cos थीटा। OA cos थीटा मतलब D, OA cos थीटा किसके इक्वल होगा D के, तो F इंटू D। तो यहां से हमें पता चला कि मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, यानी A के अबाउट अगर हम
रिजल्टेंट का मोमेंट निकालते तो हमें क्या मिलता, एफ इंटू ओ ए कॉस थीटा। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं यहां पे, एफ कॉस थीटा, तो एफ इंटू ओ ए कॉस थीटा एंड ओ ए कॉस थीटा इज डी। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि मोमेंट जो होता है इंडिविजुअल फोर्सेस का ये इक्वल टू होता है सम ऑफ मोमेंट ड्यू टू इट्स रिजल्टेंट। तो ये वेरिगस थ्योरम है, इसको हम लोग यूज करेंगे जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और अगर कहीं कोई डाउट होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा तो आप उसको कमेंट में मेंशन करिएगा, तो हम किसी और वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये एफ कॉस थीटा इक्वल टू F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 कैसे होता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व फोर्सेस हैं आपके। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनता है। जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनता है तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस आपका सेम होता है, और हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो आएगा एफ कॉस थीटा हमारा आ रहा है वो दिस प्लस दिस होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम चलेगा, और उसके बाद रिएक्शंस को फाइंड करेंगे जो बेस्ड होंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे। थैंक यू।